नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में। और आज हम सीखने वाले हैं रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट या फिर मैं बोल सकता हूं बैठक व्यवस्था। तो गाइस, अगर हम बात करें इस बैठक व्यवस्था या फिर सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक की, तो ये बैंक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज यहाँ से 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो हमारा प्री का एग्जामिनेशन हो या फिर मेंस का एग्जामिनेशन हो। तो गाइस, प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। तो गाइस, सबसे पहले एक चीज आप लोग माइंड में हमेशा रखना, चाहे आप टॉपिक सेटिंग अरेंजमेंट सीख रहे हो या फिर पजल, दोनों ही टॉपिक में दो सिमिलरिटीज अगर हम बात करें तो ये है कि दोनों ही टॉपिक 10 to 15 मार्क्स का वेटेज रखते हैं और ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिनमें कोई भी शॉर्टकट आप यूज नहीं कर सकते। हाँ गाइस, जैसा कि हम कुछ टॉपिक्स हैं जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन या फिर डिस्टेंस डायरेक्शन, इन टॉपिक्स में हम क्या करते थे, कुछ शॉर्टकट्स यूज कर लेते थे। बट सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स की बात की जाए तो यहाँ पर एज सच कोई भी इस तरीके का शॉर्टकट आप यूज नहीं कर सकते हो। आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन स्टार्ट करके एंड तक फिनिश करना पड़ेगा। तो गाइस, अब बहुत ज्यादा यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हम किस तरीके से क्विक टाइम में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज, आज यही हम गोल्डन अप्रोच यहाँ पर सीखने वाले हैं, जिससे आप देखोगे कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइज, जो स्टूडेंट ऑलरेडी सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक जिनको आता है, जो ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरीके का टॉपिक सॉल्व, या जो पहली बार आज इस टॉपिक को सीख रहे हैं, तो गाइज उनके लिए मैं लेकर आया हूं कुछ गोल्डन रूल्स जो कि किसी भी प्रकार के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज हम यहाँ पर देखेंगे बेसिक रूल फॉर द सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, या फिर मैं बात करता हूँ वृत्ति बैठक व्यवस्था जो हमारी होती है, उसके लिए हम जो भी इंपॉर्टेंट अप्रोच होगी, गोल्डन रूल होंगे, वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। और गाइज, आप लोग जरूर यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो लोग भी इस अप्रोच को अप्लाई करके देखना और बिल्कुल कंपेयर करके देखना कि आपका जो टाइम है वो मिनिमम से मिनिमम लगने वाला है, या फिर मैं बोलूं जो टाइम अब आपको काफी ज्यादा लगा करता था क्वेश्चन सॉल्व करने में, अब वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होने वाला है। तो गाइज, अब हम कुछ भी करके इन क्वेश्चनों को बहुत ही क्विक टाइम में सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, और इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। तो सिटिंग अरेंजमेंट की टाइप्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सर्कुलर या फिर वृत्ताकार बेस्ड अरेंजमेंट, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक सर्कुलर टेबल होती है हमारे पास, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन 8, 6, 7 किसी भी तरीके से हो सकते हैं। हमें ऑल आर फेसिंग टू द सेंटर भी बोला जाता है क्वेश्चन, या ऑल आर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, या तो सारे केंद्र की ओर देख रहे हैं या सारे केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहे हैं, या फिर कुछ केंद्र की ओर या कुछ केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहे हैं। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस में गिवन होता है। बात करते हैं लीनियर की या फिर रैखिक अरेंजमेंट की, जिसको हम रो या कॉलम के अकॉर्डिंगली देखा जाता है हमारे क्वेश्चन में। तो वो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें या तो सारे उत्तर दिशा की ओर देखते हैं या फिर सारे साउथ डायरेक्शन में फेस किए होते हैं। तो इस पे बेसिस हमारे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक पैरेलल रोज पे भी बनता है और एक सिंगल लीनियर रोज पे भी क्वेश्चन जनरेट होता है। बात करते हैं स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन की। तो स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे पास जो कंडीशंस गिवन होती है उसमें बोला जाता है स्क्वायर बेस में कि 4 पर्सन्स कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं और 4 पर्सन एजेस पे बैठे हुए हैं, और इनकी फेसिंग की अलग अलग डायरेक्शंस गिवन होती हैं जब स्क्वायर टाइप का या स्क्वायर टाइप का जब हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हमें गिवन होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर भी इसी तरीके से गिवन होता है, सिर्फ यहाँ पर भी कॉर्नर्स में 4 मेंबर्स की कंडीशन गिवन हो सकती है, या फिर अगर हम बात करें साइड्स में हमें सिंगल पर्सन या फिर डबल पर्सन भी देखने को मिल सकता है, अगर केस हमारा कौन सा है, रेक्टेंगुलर का। तो गाइस, इस तरीके के ये 4 टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, जो सिंगल वेरिएबल के साथ साथ डबल वेरिएबल्स या फिर ट्रिपल वेरिएबल्स में भी अगर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ करना है, मॉडरेट लेवल पे करना है, तो 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल से आपको पूछा जा सकता है। तो गाइस, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो प्री में हमें सिंगल वेरिएबल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं गाइस कि प्री हो या मेंस हो, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो आज वही अप्रोच हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व तो सब लोग कर लेते हैं, बट फायदा किसे होता है, जो कम मिनिमम से मिनिमम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, है ना, उसी का सबसे ज्यादा
उस क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा वो एग्जाम में, क्योंकि हमारे पास एक टाइमर ऑलरेडी चलता रहता है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर आज कुछ रूल्स सीखने वाले हैं जो हमारे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो गाइज ये जो स्टैंडर्ड रूल है ये आप किसी भी टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट में कर सकते हो अप्लाई, चाहे वो हमारा सर्कुलर हो या लीनियर का पैटर्न हो या फिर स्क्वायर बेस्ड हो या फिर हमारा रेक्टेंगुलर बेस्ड हो। आप सारे पैटर्न्स में ये सिटिंग अरेंजमेंट का ये वाला जो स्टैंडर्ड रूल आज मैं सिखाने वाला हूँ ये अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो सिंगल वेरिएबल के साथ हो या डबल के साथ, आप सब में ये चीज अप्लाई कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमें क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है। हमारा जो क्वेश्चन गिवन होता है, अगर मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट की, तो सिटिंग अरेंजमेंट हम किसी भी लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किसी भी लाइन को यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली होता क्या है, हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कोई लाइन हमें फर्स्टली दिख रही है, कोई ए और बी का हमें कंडीशन गिवन है और फिर हम एंड सो ऑन करते हैं, तो हम इसी कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। बट गाइज इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, हमें खुद पहले ये डिसाइड करना होगा कि हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे यूजफुल लाइन है कौन सी। अगर आप वो सही लाइन स्टार्टिंग की अप्रोच ले रहे हो तो फिर आपका जो क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व होगा वो बहुत ही कम टाइम में सॉल्व होगा और क्विकली होगा। तो यही सारी चीजें आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो फर्स्ट रूल हमें क्या बताता है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में कौन सी लाइन ढूंढनी है, हमें स्टैटिक प्लेसिंग की लाइन ढूंढनी है, या फिर एक अगर बात करूं हमें एक निश्चित प्लेस, जिस भी पर्सन का हमें स्टैटिक प्लेस या फिर निश्चित जगह उसके अगर डिसाइड हो रही है, ऐसी लाइन से हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अब ऐसी लाइन क्या हो सकती है, जैसे कोई भी अगर हमारे पास एक लीनियर की कंडीशन है अगर, या फिर मैं एक सर्कुलर अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, तो सर्कुलर अरेंजमेंट में भी तो हमें एक लाइन देखने को मिल सकती है, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। इस तरीके की लाइन को मैं क्या बोल सकता हूं, ये एक निश्चित जगह दिखा रही है किसको, ए को बी के रिस्पेक्ट में, तो ये एक हमारी क्या हो जाएगी, स्टैटिक लाइन। तो हम अपने क्वेश्चन को इन स्टैटिक लाइन से स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन अब नेक्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम नेक्स्ट अप्रोच क्या करेंगे कि क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो गाइज हमेशा याद रखना, जो भी पर्सन आपका ऑलरेडी सीट कर जाता है या जिस पर्सन को आपने बैठक व्यवस्था में अरेंज कर लिया है, हमेशा उनसे रिलेटिव लाइन हमें नेक्स्ट सॉल्व करनी है गाइज, ठीक है। हमेशा क्या याद रखना है, जो भी मेंबर को आपने ऑलरेडी बैठा दिया है उसी से रिलेटिव नेक्स्ट लाइन आपको सॉल्व करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड गोल्डन रूल, जो कि कहता है अगर क्वेश्चन में डबल यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन रही होगा बहुत बिल्कुल। अभी हम सारे जो भी पॉइंट्स है सबको एक एक एग्जांपल से भी समझेंगे कि क्या ये हमें किस तरीके से एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अब बात करते हैं कि अगर किसी भी पर्सन की या किसी हमारे ऐसे प्लेसिंग की दो कंडीशंस हमें देखने को मिल जाए, दो पॉसिबिलिटीज अगर हमें देखने को मिल रही है, तो गाइज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं वो सोचते हैं कि हम एक ही कंडीशन में सारे पॉसिबिलिटीज को अप्लाई करके देख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज ये सबसे बड़ा वहम है उनका कि अगर वो एक ही डायग्राम में सारी पॉसिबिलिटीज को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की सोच रहे हैं और वहां पर हमारी पॉसिबिलिटी और ज्यादा बन रही है, तो आप कभी भी अपना क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पाओगे और बिल्कुल आपका वहां पर उस टाइम पे टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसके कंपैरिजन में आपको क्या करना है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन रही है उनके लिए डिफरेंट डायग्राम्स आपको बनाने हैं, ठीक है। आप जब डिफरेंट डायग्राम्स बनाकर अलग अलग तरीके से पॉसिबिलिटीज को अप्लाई करते हो तो आपको क्लियरली यहाँ पर अवेलेबल होता है कि आप किस डायग्राम में क्या अप्रोच यूज कर रहे हो या उसके बाद नेक्स्ट वहां पर कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। तो गाइस ये जो रूल्स हैं इनको अब हम एग्जांपल से समझते हैं एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो गाइस जैसा मैंने कहा, हमें सबसे पहले स्टार्ट किससे करना है, हमारे एक फिक्स प्लेस से। स्टैटिक प्लेस हमें ढूंढना है हमारे क्वेश्चन में। स्टैटिक प्लेस क्या हो सकता है, जैसे हम बात करें अगर मेरे पास 8 मेंबर्स का केस गिवन है या 8 मेंबर्स का सर्कुलर अरेंजमेंट, या मैं बोल सकता हूं वृत्तीय बैठक व्यवस्था की अगर कंडीशन मुझे गिवन है 8 व्यक्तियों की, तो हम उसमें एक लाइन देख सकते हैं, ए इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब हमें पता है A is sitting 4 to the left of B, मतलब क्या है यहाँ पर, चलो थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं सबका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, सब केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो अब A और B की कंडीशन यहाँ 4th स्थान पे दी हुई है, चौथा उससे बाएं स्थान पे बैठा है, तो जिसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अब A और B को आप यहां भी बिठा सकते हो
आप ए और बी को यहां भी बिठा सकते हो, आप ए और बी को यहां भी बिठा सकते हो, आप ए और बी को यहां भी बिठा सकते हो। मतलब आपके लिए यहां पर कोई भी कंडीशंस यहां पर हमें यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आपको एक स्टैटिक प्लेस मिल गया है, ए और बी एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो आप इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइस हमेशा हमें क्या देखना है, सबसे पहले एक स्टैटिक प्लेस की लाइन देखनी है जिससे हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो इंपॉर्टेंट अप्रोच यही है, आप स्टार्ट जिस लाइन से कर रहे हो वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, आप वो बहुत जरूरी है कि अगर आपने सही स्टार्ट किया है तभी आप फिनिश भी सही कर पाओगे। चलिए अब बात करते हैं यहां पर कि स्टार्ट तो मैंने कर लिया है, लेकिन अब आगे क्या करेंगे हम, नेक्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए कि मेरे स्टार्ट तो हो गई है। तो गाइस जैसे मैं यहां पर बोलता हूं कि आपका ए और बी दो मेंबर्स तो आ चुके थे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं कि ए और बी हमारे पास आ चुके थे। अब नेक्स्ट लाइन हमें कौन सी यूज करनी है, जैसे मैंने यहां पर देखा कि फर्स्ट लाइन मैंने स्टार्ट करी, ए इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी, जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के 8 मेंबर्स के केस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है, ये चीज मुझे यहां से दिख रही है। अब नेक्स्ट लाइन मुझे यहां पर दी है, सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। अब मैं यहां पर सी और डी को अगर अज्यूम करता हूं तो सी और डी के लिए प्लेस मेरे पास यहां पे भी है, ये 3 यहां पर ऊपर और 3 यहां पर नीचे, मतलब टोटल 6 प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर हमें पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही है किसकी, सी और डी की। तो गाइस सी और डी की पॉसिबिलिटी अब हमारे पास है, तो हम पॉसिबिलिटी तो लेकर नहीं चल सकते। तो मैंने आपको क्या बताया, नेक्स्ट लाइन कौन सी यूज करो, जो रिलेटिव हो, जो पर्सन ऑलरेडी आपके बैठ चुके हैं व्यवस्था में, जो ऑलरेडी बैठ चुका है, जैसे यहां पर ए और बी दोनों ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं, तो इनसे रिलेटिव अगर नेक्स्ट लाइन आपको दिख रही है तो पहले आप उसे पिक करो और उसे सॉल्व करो। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि हमें बी से रिलेटिव एक लाइन दिख रही है, क्योंकि बी ऑलरेडी हमारा प्लेस्ड हो चुका है, और इस लाइन में हमें बोला गया है कि सी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब अगर मैं इस अप्रोच को अप्लाई कर रहा हूं तो सी को मैंने जस्ट लेफ्ट बना दिया, अगर हम सबको सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो सी को मैंने यहां पर लेफ्ट में अप्रोच कर दिया है। अब आप देख सकते हो सी अगर आपके पास आ चुका है तो अब इस लाइन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, जो अभी हम पॉसिबिलिटी में देख रहे थे वो अब हमारी क्या हो गई है, एक स्टैटिक लाइन बन गई है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी, मतलब मैं बोल सकता हूं डी के सेकंड राइट में कौन बैठा है, सी। तो अब डी और सी का जो प्लेस है वो हमारे लिए अब क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। जो अगर हम इसे पहले सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे बी वाले रिलेटिव लाइन से, पहले अगर हम इस लाइन को सॉल्व करते तो हमारे लिए क्या बनती, यहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाती। तो गाइस आपको यही अप्रोच रखनी है हमेशा, जो मेंबर्स आपका ऑलरेडी बैठ जाता है उसकी रिलेटिव लाइंस आपको नेक्स्ट ढूंढनी है आपके क्वेश्चन में, और रिलेटिव लाइन जो मेंबर्स आपके बैठते जाएंगे उन पर्संस की रिलेटिव लाइंस को आगे आप अप्रोच में लाओ और सॉल्व करते जाओ, ठीक है। तो यही चीज आपके माइंड में हमेशा क्लियर होनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं यहां पर कि हमारे पास अगर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ जाए क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि एक पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटीज अगर किसी भी पर्सन की बन रही है, अगर हम एक पर्सन को देख पा रहे हैं जो कि 2 जगहों पर उसकी संभावना बन रही है कि वो 2 जगह पर प्लेस हो सकता है ना। ऐसी सिचुएशन में कई स्टूडेंट सोचते हैं कि हम एक ही डायग्राम में अगर उसे कंप्लीट कर ले, तो याद रखना गाइस सबसे बड़ी मिस्टेक हम वहीं पर कर देते हैं। और ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा ए और बी एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि फोर्थ लेफ्ट यहाँ पर बोला गया है, और हमें बोला है सी बी का निकटतम पड़ोसी है। अब सी बी का निकटतम पड़ोसी है, दैट मीन सी को मैं यहां भी सोच सकता हूं और यहां भी सोच सकता हूं। अब गाइस जब मैंने एक ही डायग्राम में, देखो अभी मैं इसको एक ही डायग्राम में अज्यूम कर रहा हूं, और अगर नेक्स्ट कंडीशन सी से रिलेटिव किसकी होती, डी की, या बोला जाता है डी के सेकेंड राइट में या सी के सेकेंड राइट हमें कौन देखने को मिल रहा है, डी, है ना। सपोज यहां पर सी के सेकेंड राइट में कौन है, डी। अगर यहां पर हमें नेक्स्ट लाइन इस तरीके से मिल रही होती, तो अगर मैं इसी डायग्राम में उसे फॉलो कर रहा हूं तो एक बार मैं क्या सोचूंगा कि यार सी के सेकेंड राइट डी यहां पर होगा, और एक बार क्या सोचूंगा सी के सेकेंड राइट डी यहां पर होगा। अब नेक्स्ट लाइन फिर डी से रिलेटिव हमें कोई मिलेगी तो हम यहां पर सोचेंगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा हमें हमारे ही डायग्राम में कि एक्चुअल में किसके लिए हमने कौन सी कंडीशन ली थी। तो इस कंफ्यूजन के कारण क्या होता है, हमारा टाइम भी ज्यादा जाता है और हम
अपने ही क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो गाइस ये चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी तरीके की अगर पॉसिबिलिटीज आपके क्वेश्चन में जनरेट हो रही है तो आप उसके लिए एक सिंगल डायग्राम की जगह उसके लिए 2 डिफरेंट डायग्राम्स की अप्रोच रखो। और कई लोगों को लगता है सर अगर हम 2 डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे या 3 डायग्राम 3 पॉसिबिलिटीज के हम बनाएंगे तो शायद हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाला है। तो गाइज आप जब ये अप्रोच अप्लाई करोगे तब आपको क्लियरली यहाँ पर पता चलेगा कि ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपकी पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाने से आपका जो टाइम है वो कम होगा। उसका रीजन क्या है, आपको आपकी कंडीशन बहुत ही क्लियरली विजिबल होगी। और जब कंडीशन क्लियरली विजिबल होगी तो आप आगे जाके जब लाइन सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनी है उनमें से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज आपकी रिमेनिंग रह जाएगी और वही आपका लास्ट फाइनल आंसर होगा। तो गाइस ये चीज आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, किसी भी एक ही डायग्राम में आप चीजें फॉलो नहीं करो। जैसे अब यहां पर मैंने सी को इस जगह के प्लेस पे अगर मैं सी को यहां रखता, एक बार मैंने सी को यहां सोचा और एक बार सी को मैंने यहां सोचा, तो अब देखो मैं क्लियरली यहां पर देख सकता हूं कि अगर ए और बी और सी और डी के साथ अगर मुझे कुछ करना हो तो मैं इस तरीके से उसे इजीली अब क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं, जो भी नेक्स्ट लाइन मुझे देखने को मिलेगी। तो गाइस ये 3 रूल्स हमेशा आपको माइंड में रखने हैं। स्टार्ट आपका सही होना चाहिए, फिर रिलेटिव लाइंस आपकी सही फॉलो होना चाहिए, और अगर आपके डायग्राम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में पॉसिबल हो रहे हैं तो आपको 2 डिफरेंट डायग्राम बनाकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गॉट इट? तो ये जो रूल्स हैं ये सारे हर टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट में आपके एप्लीकेबल होंगे। अब आज बात करते हैं हम हमारे बेसिक रूल फॉर द सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब वृत्तीय बैठक व्यवस्था के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आज हम उन्हें देखने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि क्वेश्चन हमारा अब सर्कुलर अरेंजमेंट का है तो हम उसमें कैसे हम अपने अप्रोच रखें कि हमारा क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम टाइम में सॉल्व हो पाए। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर, कभी भी आपको अगर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि आपके जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो या तो ऑड में गिवन है या फिर इवन में गिवन है। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हमें यहाँ पर फोकस करना है। अगर आपके पर्सन ऑड में गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है आपको 7, 9 या 11, 7, 9 या 11 मेंबर्स का केस गिवन होगा, और अगर इवन में गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है 6, 8, 10 और 12, मतलब 6, 8, 10 या 12 लोगों का यहाँ पर केस आपको देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए सर्कुलर अरेंजमेंट में, हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ पर्सन ऑड में है या फिर इवन में है। अब बात करते हैं अगर नंबर ऑफ पर्सन इवन में है तो हमारा स्टार्ट करने का अप्रोच क्या होगा, हमारी फर्स्ट लाइन हमें कौन सी देखनी है हमारे क्वेश्चन में। ऑब्वियसली बात है अगर इवन का है तो हमारे पास 6, 8, 10 या 12 मेंबर्स का केस होगा। तो गाइस सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ढूंढना है तो वो होगी आपके अपोजिट पर्सन का केस आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। मतलब जो भी 2 व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत होंगे वो लाइन आपको सबसे पहले ढूंढनी है, कब, जब आपके इवन नंबर ऑफ पर्सन का केस हो सर्कुलर अरेंजमेंट में। अब वो लाइन होगी कौन सी, ये कैसे डिसाइड होगा गाइस, तो उसके लिए देखो यहां पर जस्ट एन एग्जांपल मैं बात करता हूं। हमारे पास यहां पर 2 कंडीशन होती है अपोजिट की, ठीक है। एक कंडीशन होगी हम लेफ्ट और राइट के थ्रू बता पाएंगे कि नंबर ऑफ लेफ्ट राइट जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर पाएंगे कि अपोजिट है या नहीं, और एक हम डिसाइड कर पाएंगे बिटवीन, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जितने होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो अपोजिट है या नहीं, ठीक है। तो अब कैसे डिसाइड होगा कि कितने मेंबर्स बैठे हैं इवन नंबर में, तो उसके अकॉर्डिंगली कितना यहाँ पर लेफ्ट राइट होना चाहिए तो वो अपोजिट होगा, या कितने नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर बीच में आएंगे तो वो अपोजिट होगा। तो गाइज हमेशा याद रखना जितने भी नंबर ऑफ पर्सन आपको गिवन है ना, उसका जस्ट हाफ कर दो, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है उसका जस्ट हाफ कर दो, उतना लेफ्ट और राइट अगर कोई मेंबर उनके रिस्पेक्ट में बैठा है दैट मींस वो क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे यहां पर मैं बात करता हूं, अगर मेरे क्वेश्चन में 8 मेंबर्स का केस गिवन है तो मैंने यहां पर देखा 8 का जस्ट हाफ किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 4, सॉरी 8 का हाफ किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो मैं यहां पर देख रहा हूं अगर A is seated 4th टू द लेफ्ट और राइट, जो भी हम ले लें यहां पर, चाहे लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, है ना,
तो ये क्या बताएगा हमें, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो चुके हैं, अब अपोजिट बैठे हैं। और अपोजिट इवन में अगर अपोजिट हमें मिल जाता है तो इससे बढ़िया हमारे पास कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे दो मेंबर्स एग्जैक्टली स्टैटिक प्लेस में यहां पर फिक्स्ड हो जाएंगे। अब बात करता हूं, जरूरी तो नहीं है कि आपको इसी तरीके से आपके अपोजिट की लाइन मिले, है ना। जैसा मैंने आपको बताया, अपोजिट की जो लाइन होती है वो दो तरीके से देखने को मिलती है, एक लेफ्ट राइट से देखने को मिलेगी और एक बिटवीन से देखने को मिलेगी। अब अगर बिटवीन से देखने को मिलेगी तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि नंबर ऑफ पर्सन अगर हमें गिवन है 6, 8, 10 या फिर 12, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन अगर किन्हीं दो मेंबर्स के हैं तो वो अपोजिट होने चाहिए। तो उसको सॉल्व करने का भी सिंपल वे क्या याद रखना है, आपको नंबर ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय 2 करना है और जो भी वैल्यू आएगी आपकी उसमें -1 आप कर दोगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन का केस बनाएगा, जो कि क्या दिखाएगा आपको, दो मेंबर्स के बीच का अपोजिट आपको दिखाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि वो कैसे हमें दिखने वाला है। उसका रीजन देखो यहां पर सिंपल सा, जैसे मैंने यहां पर बताया था कि 8 मेंबर्स हमारे पास हैं इस क्वेश्चन में, और 8 मेंबर्स में हमने 8 बाय जब 2 किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 4। और बिटवीन के लिए मैंने क्या बताया, इस 4 वैल्यू में आपको -1 करना है तो आपके पास वैल्यू कितनी आई, 3। मतलब अगर आपके क्वेश्चन में 8 मेंबर्स की कंडीशन है और आपको बोला गया है कि किन्हीं भी दो मेंबर्स के बीच में 3 पर्सन यहाँ पर बैठे हुए हैं, किन्हीं भी दो पर्सन, जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 पर्सन आर सीटेड बिटवीन ए एंड बी, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये कौन सी कंडीशन है, अपोजिट की कंडीशन है। गॉट इट। चलो एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे 6 मेंबर का केस है तो 6 मेंबर्स के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी गाइज, तो 6/2 किया तो मुझे समझ में आ गया। अगर 3 लेफ्ट या 3 राइट का केस मुझे दिया होगा तो वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। चलो देख लेते हैं यहाँ पर करके भी क्या ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो देखो यहाँ ए और बी को मैंने अपोजिट कर दिया। अब अगर सपोज थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि सबका फेसिंग सेंटर की तरफ है, तो देखो 1, 2, 3, चाहे हम क्लॉकवाइज देख ले या 1, 2, 3 चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज देख ले, दैट मींस चाहे मैं इसे राइट से काउंट कर लूं या लेफ्ट से काउंट कर लूं, ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, थर्ड लेफ्ट या थर्ड राइट पे अपोजिट। अब बात करता हूं, मैंने आपको बताया था बिटवीन का भी एक केस मिल सकता है। अगर हमें लेफ्ट राइट का केस नहीं मिल रहा है तो बिटवीन के लिए क्या बोला, अगेन नंबर ऑफ पर्सन को 2 से डिवाइड करो, जो वैल्यू आएगी उसमें -1 करो, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 2। मतलब अब अगर किन्हीं दो मेंबर्स के बीच में, अगर हमारे पास 6 मेंबर्स की कंडीशन में अगर हमारे बीच 2 मेंबर्स बैठ रहे हैं किन्हीं भी 2 पर्सन के बीच में, जैसे यहाँ ए और बी के बीच में 2 पर्सन सीटेड है, तो ये क्या हो चुके हैं, एक दूसरे के अपोजिट। देखते हैं कैसे, तो यहां से देखो ये 1 पर्सन ये 2 पर्सन, या इधर से काउंट करूं तो ये 1 पर्सन ये 2 पर्सन, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ए और बी के बीच में बेसिकली हमें चाहे क्लॉकवाइज काउंट करूं तो भी 2 मेंबर मिलेगा या एंटी क्लॉकवाइज काउंट करूं तो भी 2 मेंबर मिलेगा। तो बात आपको समझ में आ रही है कि अपोजिट की लाइन हमें सबसे पहले ढूंढनी है अगर मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन का केस इवन है तो। गॉट इट। अब बात करते हैं, जैसे यहां पर अभी हमने देखा था 8 के लिए, अब 10 के लिए अगर मुझे ढूंढना हो तो 10 के लिए क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 किया मतलब 5 आया, मतलब 5 लेफ्ट या 5 राइट अगर मुझे गिवन होता तो वो क्या होते, अपोजिट। और अगर बिटवीन की बात करता तो -1, मतलब अगर किन्हीं दो मेंबर्स के बीच में कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं 10 मेंबर्स की कंडीशन में, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। सिमिलरली अगर हम 12 को भी यहां पर अज्यूम करें तो क्या वैल्यू आएगी, 6, है ना। 6 लेफ्ट या 6 राइट अगर हमें 12 मेंबर्स के केस में गिवन है, दैट मींस वो अपोजिट है। और अगर हमें गिवन है 12 मेंबर्स के केस में 5 पर्सन सिटिंग बिटवीन 2 पर्सन, तो वो भी क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट। तो आई होप आपको ये लाइन तो क्लियर हो गई होगी कि हमें पहली लाइन ढूंढनी है अपोजिट की। चलो अब जरूरी तो नहीं कि हमारे क्वेश्चन में हमेशा अपोजिट की लाइंस मिले, या फिर अगर मैं बोलूं मेरा केस अगर ऑड नंबर ऑफ पर्सन का है तो अब हम क्या अप्रोच यहां पर एप्लीकेबल करेंगे कि मेरा क्वेश्चन क्विकली सॉल्व हो पाए, बिकॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग लाइन, हम स्टार्ट कहां से करें। अब इवन के लिए तो हमें पता चल गया कि सर अपोजिट की लाइन हमें मिलनी चाहिए, बट अगर क्वेश्चन में इवन का ही केस है और अपोजिट की लाइन गिवन ही नहीं है तब हम क्या करेंगे, या फिर अगर मेरे क्वेश्चन में ऑड नंबर ऑफ पर्सन का केस है तो वहां तो अपोजिट हो ही नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, हमारी स्टार्टिंग लाइन कौन सी होनी चाहिए। तो गाइस अब आपको याद रखना है जो भी
केस या जो भी कंडीशन आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम कंडीशन को कवर कर रहा है या मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लेस को कवर कर रहा है, आप उस कंडीशन से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। तो अब आप सोच रहे होगे सर हमें नहीं समझ में आया, मैक्सिमम कंडीशन से आपका तात्पर्य क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हो। तो गाइस वापस देखो यहाँ पर, जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने आपके लिए रखा है, चाहे आपके पास 7 मेंबर्स का केस है या 8 मेंबर्स का, ऑड या इवन दोनों आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो जब हमें अपोजिट का केस नहीं दिया हो। तब हम क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पर बोला है सेकंड टू द लेफ्ट, मतलब मेरे पास एक कंडीशन दी है सेकंड लेफ्ट की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है इमीडिएट नाइबर, नेक्स्ट कंडीशन दी है इमीडिएट नाइबर, और नेक्स्ट कंडीशन दी है थर्ड टू द लेफ्ट। तो गाइस अब हम यहां पर डिसाइड कर पा रहे हैं जो मेरा मैक्सिमम केस है वो कौन सा है, थर्ड लेफ्ट। मतलब मुझे यहां पर स्टार्टिंग अब किससे करना है, जो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम कंडीशंस को कवर करेगा या स्पेस को कवर करेगा, आप उस क्वेश्चन की उस लाइन से आप क्वेश्चन को क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारे पास अपोजिट का केस नहीं गिवन है, या फिर अगर मैं बोलूं जब मेरे पास ऑड नंबर ऑफ पर्सन गिवन है। अब ऐसा क्यों करना है, उसका रीजन क्या है गाइस, आपको मैं इजीली बता देता हूं। सपोज हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि इमीडिएट नाइबर का केस या निकटतम पड़ोसी वाला अगर केस हमें देखने को मिल रहा है, सपोज यहां पर हम मानते हैं सी और बी एकदम निकटतम पड़ोसी है, तो देखो हमने कितने प्लेस कवर किए, ओनली 2 ही प्लेस कवर किए। तो यहां पर हमारे 2 प्लेस कवर हो रहे हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, हमारी ये जो रिमेनिंग प्लेसेस हैं ये हमारा क्या हो जाता है, ये पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे लिए आगे चल के बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है ना। अब देखते हैं, चलो यहां पर सेकंड अगर मैं इससे स्टार्ट कर रहा होता सेकंड लेफ्ट से, तो क्या होता, तो हम यहां पर देख रहे हैं डी के रिस्पेक्ट में अगर मैं सेकंड लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूं तो देखो अभी भी 1, 2 और 3 ही प्लेस मेरे क्या हो रहे हैं, कवर हो पा रहे हैं। दैट मींस अभी भी काफी सारी पॉसिबिलिटीज बच जाती है, 1, 2, 3, 4 पॉसिबिलिटीज बच जाती है, और अगर 8 मेंबर्स का केस होता तो 5 पॉसिबिलिटीज बच जाती है। तो हमें यही देखना है कि कितना हमारा मैक्सिमम केस है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ए बी के बाद तीसरे स्थान पर बैठा है ना, या ए सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो यहां पर अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे कितने प्लेसेस कवर हो रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और ओनली हमारे पास रिमेनिंग कितने प्लेसेस होंगे, 4। तो यहां जो पॉसिबिलिटीज है वो हमारी कम हो जाती है, जो कि आगे जाके हमें दिक्कत नहीं करती है। इसलिए गाइस हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास कोई भी अपोजिट का केस नहीं गिवन है सर्कुलर में, या ऑड नंबर ऑफ पर्सन का केस है, आप सबसे पहली लाइन कौन सी पिक करोगे अपने क्वेश्चन की, सबसे पहली लाइन जिसमें भी मैक्सिमम पर्सन आपके देखने को मिल रहे हैं, आप उस लाइन से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। अब स्टार्ट तो हमने कर लिया है, हमने रिलेटिव लाइंस भी सीख ली है और हमने डिफरेंट डायग्राम्स भी बनाना सीख लिए। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो है सर्कुलर अरेंजमेंट में जो डायरेक्शन है, उसमें जो हमारी सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, आज हम उसको अब देखने वाले हैं। तो गाइस मिस्टेक कहां होती है, जब हमें फेसिंग टू द सेंटर बोला जाता है, या केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए सारे लोग, या फिर फेसिंग अपोजिट या आउटसाइड टू द सेंटर बोला जाता है, या केंद्र के विपरीत या बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो हमें राइट लेफ्ट या दायां या बायां जो डायरेक्शन होता है उसमें काफी ज्यादा मिस्टेक्स हमें देखने को मिलती है। तो आज ये सारी मिस्टेक हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि कैसे सुधारेंगे। तो गाइस बहुत ईजी है, बिल्कुल बहुत अच्छे से फोकस करो यहाँ पर वीडियो में। देखो गाइस, अगर मुझे क्वेश्चन में फेसिंग टू द सेंटर की बात की जा रही है, केंद्र की ओर मुख करके बोला जा रहा है, बैठने के लिए बोला जा रहा है सबको, तब हम क्या करेंगे, तब हमेशा याद रखना अपने किसी भी एक लॉजिकल अप्रोच यहां पर रखो कि आप अपने फेसिंग सेंटर की बात बोली जा रही है, तो जब भी दाएं बाएं की बात होगी तो अपने पर्सन को यहां प्लेस करो। यहां प्लेस करने का रीजन मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज थोड़ी देर के लिए सोचो कि आप यहां पर इस एरो को देख पा रहे हो, तो ये आपका क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है ना। और अब आप देख रहे हो मैं यहाँ पर लेफ्ट लिख रहा हूं, और आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओ तो आपको आपका लेफ्ट हैंड इसी एंड में देखने को मिलेगा इस एरो के। और अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपका राइट हैंड इस डायरेक्शन में है, तो आप सभी को अपना राइट हैंड इसी डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। मतलब आप अपना लेफ्ट राइट अपने इस एरो के अकॉर्डिंगली देख पा रहे हो। तो गाइस वही अप्रोच अगर आप यहां रखते हो तो आप अपना लेफ्ट राइट बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हो कि आपको राइट साइड कहां जाना है और लेफ्ट साइड कहां जाना है।
अब बात करता हूं, अगर इसमें भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि आप नहीं समझ पा रहे हो, अब सपोज थोड़ी देर के लिए आप बोलो कि सर मुझे यहां पर अगर सेंटर की तरफ कोई बैठा है और उसका लेफ्ट राइट बताना हो, तो मैं तो अब घूमकर लेफ्ट राइट नहीं कर सकता अपने हाथ को, है ना। तो अब क्या करूं अब मैं क्या सोचूं कि मेरा लेफ्ट राइट सही हो जाए। तो गाइस अब आपको इन क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा और घड़ी की दिशा। मतलब एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग सीख चुके हैं, और एक हमें पता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। तो गाइज यहां पर याद रखना है, आप जब भी एंटी क्लॉकवाइज चलोगे अपने सेंटर की तरफ, अगर आपका फेस बोला गया है और आप जब भी एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, मतलब आपने कौन सा टर्न लिया है, अपने दाएं ओर टर्न लिया है। मतलब आप यहां पर बात करोगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको क्या दिखाएगा, आपका राइट साइड दिखाएगा, मतलब आपका दायां दिखाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं क्लॉकवाइज की, तो क्लॉकवाइज आपको क्या दिखाएगा, आपका लेफ्ट हैंड दिखाएगा। मतलब आपको याद रखना है, क्लॉकवाइज अगर आपको दिख रहा है तो आप हमेशा कहां टर्न ले रहे हो, बाएं साइड टर्न ले रहे हो। चलो इस यहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से अप्रोच फॉलो कर पा रहे हैं, या इससे हमें बहुत इजीली हेल्प मिल रहा है। यहां पर देखता हूं, ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब मुझे यहां पर कहां जाना है, मुझे अब दाएं साइड जाना है। तो मैंने आपको क्या बताया, दाएं के लिए क्या यूज करोगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने यहाँ एंटी क्लॉकवाइज यूज किया, तो मैं यहां पर दाएं पे आ गया। मतलब अगर यहाँ पर बी के दाएं अगर ए बैठा है सेकेंड प्लेस पे, तो वो कहां पर आएगा, यहाँ पे। और अगर मैं इसके जस्ट यहां पर अब कोई पर्सन रख देता हूं, यहां पर सी रख दिया, और इसके मैं बोलूं कि लेफ्ट में कोई मेंबर बैठा है, तो लेफ्ट के लिए हमने क्या सीखा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर हम बात करें तो लेफ्ट में सी के लेफ्ट थर्ड प्लेस पे कौन बैठा है, डी। तो देखो अब कितना ज्यादा इजी हो गया, अगर हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से हमारा राइट लेफ्ट क्लियर हो जाता है। तो गाइस बहुत अच्छे से याद रखना है, जब भी फेसिंग सेंटर की बात होगी तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपको हमेशा राइट एज्यूम करना है, और क्लॉकवाइज मतलब हमेशा लेफ्ट एज्यूम करना है। गॉट इट। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर फेसिंग अगर आउटसाइड या अपोजिट गिवन हो, या फिर मैं बात करूं केंद्र के विपरीत या बाहर की ओर मुख करके हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब जस्ट अपोजिट कर लेना है गाइज। अगर आप ये वाली अप्रोच रख रहे हो कि नॉर्थ में आपका फेस है और लेफ्ट राइट आप इसी की तरह ज्यूम कर रहे हो, तो अभी भी आपको कोई भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। जो आपका लेफ्ट है वो यहाँ पे भी लेफ्ट होगा, बस अब आपके पर्सन को कहाँ स्टार्ट करना है, आपको आपका जो स्टार्टिंग पर्सन है उसको आपको टॉप पे रख के स्टार्ट करना है। अब अगर आपको अभी भी यहाँ पर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करो, वापस इन्हें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अज्यूम करो। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, राइट साइड मतलब दायां, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अब यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हो जाएगा, बायां, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप यहाँ पर क्या जाओगे, राइट साइड जाओगे, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या जाओगे, लेफ्ट साइड जाओगे। कब, जब फेसिंग विपरीत हो केंद्र के। चलो यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैंने कहा कि यहाँ एक मेंबर बैठा है जिसका फेस अपोजिट है, अब मुझे यहाँ पर मैंने माना कि यहाँ पर सपोज ए पर्सन बैठा हुआ है और उसके विपरीत मुझे फेस किया हुआ है और उसके लेफ्ट मुझे जाना है ना, मतलब उसके बाएं तरफ मुझे जाना है। या मैं बोलूं अगर इसके ए के थर्ड बाएं कोई बैठा हुआ है वो बी है, ठीक है। तो हम कैसे अब समझेंगे, तो मैंने क्या बताया, लेफ्ट के लिए क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ होता है, इस तरफ। तो 1 2 3 और बी कहां पर आ जाएगा अगर तीसरा बाएं बैठा है तो, है ना। चलो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि अगर यहां पर मेरा पर्सन है कौन, डी, और डी के रिस्पेक्ट में दाएं कौन बैठा है, सी, और दाएं वो बैठा है थर्ड पोजीशन पे। तो अब मुझे दाएं जाना है, तो मैंने क्या बताया, क्लॉकवाइज होगा। तो दाएं हमने क्लॉकवाइज किया 1 2 एंड 3, तो यहां पर कौन आ जाएगा, सी। तो आई होप गाइज अब आपका ये जो कंफ्यूजन होता था कि फेसिंग सेंटर की तरफ है या अपोजिट है, तो हम दाएं बाएं कौन सा ले, तो ये कंफ्यूजन तो अब यहां पर बहुत ही अच्छे से दूर हो चुका होगा। चलो अब सबसे लास्ट और गोल्डन रूल जो कि हमारा कंजक्शन पे बेस्ड होता है, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ पजल में भी, या फिर मैं बात करूं डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, जितने भी टॉपिक्स आप देखते हो जहां पर आपको ये कंजक्शन देखने को मिलता है ना, ये सब में ये गोल्डन रूल्स अप्लाई होंगे। चाहे आप डिस्टेंस डायरेक्शन की बात कर लो, ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात कर लो, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट की। तो ये जो कंजक्शन रूल है, कंजक्शन मतलब
दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो भी कंजक्शंस यूज होते हैं, जैसे एंड बट हिंदी में और या लेकिन हम बोलते हैं, जैसे हूज, ठीक है, जिसे हम जो की या जो से हमें देखने को मिलेगा हिंदी में। तो इस तरीके के जब हमारे पास क्वेश्चन जुड़े हुए होते हैं दो, तो उनके लिए हमें क्या अप्रोच रखनी है कि हमारी लाइन, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे भी होती है। तो देखो बहुत सिंपल सा अप्रोच है। सपोज यहाँ पर अज्यूम करते हैं ए और बी के लिए हमें कोई लाइन गिवन है, कोई रिलेशन गिवन है, और उसके बाद यहाँ पर एक लाइन गिवन है जो कि सी से गिवन है। अब इन दोनों लाइन को जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है, एंड हो सकता है, बट हो सकता है, हु हो सकता है ना। तो अब हमें देखना है कि ये जो सी का रिलेशन है, अगर एंड है तो किसके साथ होगा, ए के साथ होगा या बी के साथ होगा। अगर हु लगा है तो किसके साथ होगा, ए के साथ होगा या बी के साथ होगा। तो गाइस ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर याद रखना एंड और बट हमें दिखता है तो क्या बोला है, सब्जेक्ट ऑफ प्रीवियस, मतलब पिछले वाक्य के विषय के साथ, मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। या फिर मैं इसे बोल सकता हूं दिस इज अवर फर्स्ट पर्सन एंड दिस इज अवर सेकंड पर्सन। तो हमेशा याद रखना जब भी एंड या फिर बट लगा होगा या कॉमास के साथ इज लगा होगा तो आपको हमेशा सब्जेक्ट के साथ रिलेशन मेंटेन करना है। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ एंड लगा होता तो सी का जो रिलेशन होता वो मैं किसके लिए देखता, ए के साथ देखता, है ना। या फिर मैं बोल सकता हूं फर्स्ट पर्सन के साथ। सिमिलरली अगर यहाँ पर WH वर्ड हुज अगर हमें देखने को मिलता है, या फिर हिंदी में बात करूं जो कि, जिससे या जिसका यूज हुआ होता, तो हम क्या देखते हैं, ये रिलेशन सी के लिए अब किसका होता, बी के साथ होता। तो गाइस चलिए एग्जांपल से यहाँ पर देखते हैं कि कैसे ये रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया अगर एंड बट या फिर हम बात करते हैं और या लेकिन अगर हमें दिखेगा तो हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट ऑफ द प्रीवियस। मतलब यहाँ पर बात करते हैं, देखो ये सब्जेक्ट है, या फिर मैं बोल सकता हूं ए को फर्स्ट पर्सन और बी हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट, या फिर मैं इसे क्या बोल सकता हूं, सेकंड पर्सन। तो क्या करना है, जब भी हमारा एंड लगा होगा या फिर एंड या फिर बट या फिर इज, कॉमा लगा के इज अगर हमें देखने को मिल रहा होगा तो हमें क्या देखना है, उसके बाद का जो भी रिलेशन है वो किसके लिए डिफाइन हो रहा है, ए के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन मान के चलते हैं कि सब लोग केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, तो यहाँ पर बोला है ए जो है बी के दाएं तीसरे बैठा है, तो यहाँ बी के रिस्पेक्ट में ए को मैंने तीसरा बनाया। और फिर देखो क्या लिखा है, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, और वो सी के कितना है, सेकेंड लेफ्ट है। मतलब किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है, जो कि किसके सेकेंड लेफ्ट है, सी के सेकेंड लेफ्ट है। तो सी कहां पर आएगा, यहां पर। अब अगर यही कंडीशन हमें हु के साथ दी जाती तब हम क्या होते, तो मैंने आपको बताया अगर हुज दिखता है आपके कंजक्शन में, अगर हुज दिख रहा है तो आपको क्या करना है, अब ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन डिफाइन करना है, मतलब सेकंड पर्सन के साथ। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन था, बी हमारा सेकंड पर्सन था। या फिर अगर आप इसे शॉर्ट में समझो तो जो हु के बहुत ही ज्यादा नजदीक है या जो के साथ हिंदी में बात करें तो क्या यूज करेंगे, सेकंड पर्सन के लिए अब ये रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो अब वापस हम देखते हैं क्या यहाँ पर रिलेशन बनता है। तो यहाँ पर हमने देखा बी के रिस्पेक्ट में ए जो है वो तीसरा दाएं बैठा है, और यहां पर बोला गया है हु सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, जो कि सेकंड लेफ्ट है किसके, सी के। तो किसकी बात हो रही है, बी की बात हो रही है। बी किसके सेकंड लेफ्ट आ रहा है यहाँ पर, सी के। तो अब सी कहां पर आएगा, यहाँ पे। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था अगर एंड लगा होता तो सी कहां पर आ रहा था, यहाँ पे। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, किसके लिए, कंजक्शंस रूल के लिए। तो गाइज आई होप आपको यहां पर ये रूल्स क्लियर हो चुके होंगे। तो ये थे हमारे गोल्डन रूल फॉर द सिटिंग अरेंजमेंट। आप किसी भी प्रकार का सिटिंग अरेंजमेंट करो या फिर हम बात करें सर्कुलर अरेंजमेंट का, बेसिक ये था हमारा, ठीक है। और साथ ही साथ अब हम आपके लिए लीनियर अरेंजमेंट का भी बेसिक में लेकर आऊंगा, जिससे आप अपने क्वेश्चन को क्विक टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज गाइज लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक के आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे यानी स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल को, टाइम फॉर सक्सेस को। और गाइज अगर आपके कोई भी क्वेरीज या डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे इस 7415361223 नंबर पे। तो गाइज थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और काफी दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, बट अब वीडियो रेगुलर बनते रहेंगे, और इसके जस्ट बाद हम लीनियर अरेंजमेंट का वीडियो देखने वाले हैं। तो गाइज बने रहिए इसी तरीके से, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय एंड गणपति बप्पा मोरिया।